हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। मेरे साथ है हमारी पूरी टीम इन दिस पिक्चर जो क्लास 6 से क्लास 8 को पढ़ाते हैं और हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज, अब आप चाहे यूट्यूब पे या हमारी वेबसाइट पे जाके इन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बहुत बेहतरीन मार्क्स लाके हमको मैसेज कर सकते हैं। यस, देन विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। नाउ ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट वी आर गोइंग टू टुडे फिनिश the last unit of our class 8 Gulmohar book, unit 12. It's a play written by William Shakespeare. The name of the play is The Three Caskets. अब ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है जहां पे हमने एक्ट 2 और एक्ट 7 के कुछ सीन्स देखे हुए थे। So what did we see here? यहाँ हमने बात की है पोर्शिया की, एंड पोर्शिया who's the heiress of the kingdom of Belmont, एंड वहां पे उनके फादर की डेथ के बाद वो एक विल जोड़ के जाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि उनके पास 3 कैस्केट्स हैं। उन 3 कैस्केट्स में से एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, एक लेड का है। तीनों में से एक में पोर्शिया का पोर्ट्रेट है और जो भी सूटर सही और कैस्केट ओपन करेगा उसी की पोर्शिया से शादी होगी। सो फिर क्या होता है, कितने सूटर्स आते हैं, एंड फाइनली जो है बेसानियो जो वेनिस से है वो जो है वो सही जो है कैस्केट को चूज करता है। और क्या उनका पूरा डिस्कशन होता है, तो हम एक्सप्लेनेशन पूरा समझ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम फिनिश कर चुके हैं, लेकिन अब बचता है ग्रामर का पार्ट। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आंसर्स खत्म करिएगा। ऑब्वियसली ग्रामर का पार्ट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। We are going to start it now. Make sure कि इसके भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं ग्रामर वीडियोस में आपके पास सब अवेलेबल हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि इसको मुझे और थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्रामर पार्ट टुडे इज द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। one of them contains my picture, Prince. It's a declarative sentence. What is a declarative sentence? Declarative sentence मतलब जहां पे आप कोई statement देते हो. For example, my name is Swati. Oh my God, my name is Swati. There is nothing like oh my God, right? There is no exclamation. I'm not asking a question. ना मैं आपको किसी तरीके का रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जहां मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ, एक यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। देन वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब जहां आप इंटरोगेट कर रहे हो, दया कितने आदमी थे, बेसिकली यू आर क्वेश्चनिंग, उसको बोलते हैं इंटरोगेशन। और ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने राइट बॉक्स चूज किया है या नहीं। कम ड्रॉ द कर्टन नरिसा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आओ और जो है कर्टन जो है उसे लगा दो। यहाँ पे कोई आपको कमांड दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। सो वेयर यू आर गिविंग एन ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट आप कर रहे हो या किसी तरीके का सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, इसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसे? इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, लीव द रूम और कम हियर, प्लीज हेल्प मी, ये सारे जो होंगे ये सब क्या हो जाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इंटरोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। इम्पेरेटिव जो होते हैं उसमें या तो फुल स्टॉप लग सकता है या तो एक्सक्लेमेशन लग सकता है, डिपेंड्स कि वो सेंटेंस किस तरीके से किन इमोशंस के साथ कहा गया है। द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे आप कोई सडन सरप्राइज, सडन इमोशन शो करते हो। ओ माय गॉड, ओ रियली, वाओ, हाउ ब्यूटिफुल, ये सारे जो होते हैं यहाँ पे आप अपना सडन इमोशन शो कर रहे हो, इंटेंस शो कर रहे हो इमोशन, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। Clear with this? Now let us devise the kinds of sentences in English. यहाँ पे हम ये सब पढ़ चुके हैं, यही सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जैसे कि इट इज गोइंग टू रेन, इट इज नॉट गोइंग टू रेन। जब आप सिंपल डेक्लेरेटिव को नेगेटिव बनाते हो तो आपको सिर्फ वर्ब के बाद जो है उसमें आपको लगाना पड़ता है नेगेटिव वर्ड नॉट। ओके और अगर वर्ब नहीं है तो हम डू डज या पास्ट में डिड का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव, आर यू गोइंग टू स्कूल, आरंट यू गोइंग टू स्कूल, शो मी हाउ टू सॉल्व दिस। अब इसमें जो है यू डोंट हैव अ नेगेटिव। एक्सक्लेमेशन में दैट्स वंडरफुल, इजंट दैट वंडरफुल, तो दिस इज
तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हो। नेक्स्ट इज वी हैव लर्न दैट द स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड व्हेन वी चेंज अ स्टेटमेंट टू अ क्वेश्चन। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जहां पे आपको दो तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। एक मैंने कहा आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम अ गर्ल। अब अगर इस सेंटेंस को मैं बोलूंगी नेगेटिव बनाओ तो आप बोलोगे आई एम नॉट अ गर्ल। सिंपल, आई एम नॉट अ गर्ल। बट इन दोनों ही सेंटेंसेस में मीनिंग चेंज हो गया। मैं एक लड़की हूं, मैं एक लड़की नहीं हूं, तो दोनों सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो गया। अब आता है जहां आपको मीनिंग को चेंज किए बिना आपको उसे नेगेटिव बनाना है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, यूजुअली एंटोनिम्स। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, इसका मतलब मैं एक लड़की हूं। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं इनका मीनिंग सेम निकल रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। सो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको क्वेश्चन में चेंज करना है, हर सेंटेंस जो है आप उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। इट इज रेनिंग, अब इसको अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो ये होगा इज इट रेनिंग, और आपने यहाँ पे क्या किया, जब आपको क्वेश्चन में सेंटेंस चेंज करना होता है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लेके आ जाते हो यूजुअली, और अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। She was promoted in 2009. Was she promoted in 2009? When was she promoted? अब यहाँ पे इसको अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं सीधा बोल सकती हूँ कि शी वॉज प्रमोटेड इन 2009। क्या वो 2009 में प्रमोट हुई थी या वो कब प्रमोट हुई थी? दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, शी वॉज प्रमोटेड इन 2009। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमने इंसर्ट कर दिए, मतलब इन्वर्ट कर दिए हैं। ओके, कभी कभी हमको इंसर्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तब हम क्या करेंगे, लाइक इट वर्क्स वेल, ये अच्छा काम करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब ये प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं, इट के साथ हमेशा डज आता है, तो आप इसको बोलोगे अगर नेगेटिव बनाना है इट डजंट वर्क वेल, और अगर क्वेश्चन बनाना है हाउ डज इट वर्क और डज इट वर्क वेल। हाउ डज इट वर्क, और एक और क्या हो सकता है, डज इट वर्क वेल। अंडरस्टूड? सिमिलरली they came back yesterday. Came मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। पास्ट में हम डिड यूज करते हैं। When did they come back? एक बहुत सिंपल मतलब एक फैक्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो है जब भी हम सेकेंड डिड यूज करते हैं इसके साथ कभी भी आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करोगे। आई डिड वेंट देयर नहीं, दे डिड नॉट केम गलत। अगर आप डिड यूज कर रहे हो कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज नहीं करोगे। आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट कम, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आई लर्न दिस इन आर्ट क्लास, वेयर डिड यू लर्न दिस? इट टेक्स प्लेस इन ऑगस्ट, व्हेन डज इट टेक प्लेस? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपने फॉर्म कर दिए हैं जिसके आंसर्स वो रहेंगे। रीराइट दीज सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब हमें करना क्या है, हमको इन क्वेश्चंस को हमें बताया है इनको किस तरीके से लिखना है, उस तरीके से आप इनका आंसर लिखोगे। हाउ कोल्ड इज इट टुडे? आज कितनी ठंड है, इसको मुझे क्वेश्चन में चेंज करना है तो मैं क्या बोलूंगी, इज इट वेरी कोल्ड टुडे? क्या आज बहुत ठंड है? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट वी वन द मैच। अब इसको मुझे एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस को चेंज करना है, ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो मैं बोलूंगी हाउ जॉयफुल इट इज दैट वी वन द मैच। How joyful it is that we won the match. Who would not want to live in a clean, unpolluted city? अब ये एक क्वेश्चन है, कौन जो है एक क्लीन और अनपोल्यूटेड सिटी में नहीं रहना चाहेगा? अब मुझे इसको एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर चेंज करना है, मैं बोलूंगी एवरीवन वुड वांट टू लिव इन अ क्लीन अनपोल्यूटेड सिटी। हर कोई एक क्लीन और अनपोल्यूटेड सिटी में रहना चाहेगा। It does not matter if one opportunity is lost. It does not matter if one opportunity is lost. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी लाइफ में आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसको अगर मुझे चेंज करना है इंटरोगेटिव में तो मैं बोलूंगी डज इट मैटर इफ वन अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट? क्या फर्क पड़ता है अगर एक अपॉर्चुनिटी चली गई? नहीं। No one would dare to challenge her. किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे चैलेंज करे। अब इसको मुझे क्वेश्चन में बोलना है तो मैं बोलूंगी क्या कोई उसे चैलेंज कर सकता है? तो क्या बोलूंगी who would dare to challenge her? Okay, who can dare to challenge her? Anything.
His candid remarks displeased the audience. अब ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, his candid remarks displeased the audience, उसके जो candid remarks थे उसने ऑडियंस को डिस्प्लीज किया, लेकिन अब ये सिंपल डिक्लेरेटिव है, लेकिन मुझे डिक्लेरेटिव में नेगेटिव करना है, तब मैं बोलूंगी his candid remarks did not please the audience. डिस्प्लीज करने का मतलब होता है did not please, नहीं, उसको पसंद नहीं आए, उसके जो कैंडिड रिमार्क्स थे उन्होंने ऑडियंस का दिल नहीं जीता, तो डिस्प्लीज करने को हम बोल सकते हैं डिड नॉट प्लीज. नेगेटिव जो है इसमें जो है आपने डिस हटा दिया तो प्लीज हो गया और आपने बोला डिड नॉट प्लीज. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज दिस सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. ये बहुत महंगी सिटी है. अब मुझे इसे डिक्लेरेटिव नेगेटिव में बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस सिटी इज नॉट अ चीप वन. मैंने क्या किया, मुझे मेरी बात क्या हो रही है, ये सिटी कैसी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने एक्सपेंसिव का उल्टा क्या होता है, चीप. एक्सपेंसिव की जगह मैंने बोला नॉट चीप, तो ये डिक्लेरेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया. वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब ये एक क्वेश्चन है, आपने क्या बोला, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस. She was never late. वो कभी लेट नहीं आती है. डिक्लेरेटिव पॉजिटिव में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे ये नेवर वर्ड हटाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, she was never late मतलब she was always on time. ये भी बोल सकते हैं she was always early और she was always on time. नेक्स्ट जो है वो है आर दे अनाउंसिंग द रिजल्ट्स दिस आफ्टरनून. क्या वो लोग आज दोपहर में रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं. चेंज किस में करना है, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव. सो अब ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या बोलूंगी, दे आर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स. ओके, दे आर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स दिस आफ्टरनून. आज आफ्टरनून में वो रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं. पॉजिटिव हो गया और डिक्लेरेटिव हो गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. रीड दीज वर्ड्स. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. Today we use the phrase all that glitters is not gold. हमें पता है कि आज हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. हम ग्लिटर्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं ग्लिटर्स. दिस फ्रेज इज डिराइव्ड फ्रॉम शेक्सपियर वर्जन ऑफ द सेइंग. और ये जो फ्रेज है ये हमने शेक्सपियर की सेइंग से लिया हुआ है. There are many other sayings in the English language that are taken from Shakespeare works. Here are a few more. ऐसे बहुत सारी sayings हैं, कहावतें हैं जो हमने शेक्सपियर से ली हुई हैं. कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि in stitches laughing uncontrollably from 12th night act 3 scene 2 will laugh yourself into stitches. Okay, so in स्टिचेस का मतलब होता है एकदम अनकंट्रोलेबली हंसना. तो जैसे आपने कहा विल लाफ योरसेल्फली, मतलब विल लाफ योरसेल्फ इनटू स्टिचेस, तो ये हमने कहां से लिया है, 12th नाइट के एक्ट 3 सीन 2 से. सिमिलरली सेंड समवन पैकिंग, इसका मतलब है मेक अ पर्सन लीव इन एन एब्रप्ट वे. सेंड समवन पैकिंग, चलो इसको मतलब जो है उसको अचानक से एकदम एब्रप्ट तरीके से भेज दिया, मतलब अचानक से उसको वहां से हटा दिया. ये हेनरी फोर जो प्ले है उसके एक्ट 2 3 सीन 4 से लिया गया है. इसका मतलब है फेथ एंड आई विल सेंड हिम पैकिंग. आई विल सेंड हिम पैकिंग, इसका मतलब किसी को, जैसे कि फेथ एंड आई विल सेंड हिम पैकिंग, मैं उसको जो है अभी यहाँ से हटा दूंगा. सो किसी को एब्रप्ट तरीके से जाने के लिए कहना. Think about the meaning of the highlighted phrase in each sentence. Each of these phrases can be attributed to Shakespeare. Refer to a dictionary if you are in doubt, then make a sentence of your own using that phrase. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हर सेंटेंस में आपको एक फ्रेज हाईलाइट करके दिया हुआ है. आपको ये सोचना है इसका मीनिंग क्या हो सकता है. इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट देन ऑब्वियसली यू कैन रिफर टू अ डिक्शनरी, बट हियर आई एम विथ यू एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस. प्लस हमें एक सेंटेंस भी क्रिएट करना है. Rita pleaded with her father to let her go on the school trip, but he refused to budge an inch. रीता ने अपने फादर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे स्कूल पिकनिक पे जाने दो, लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया. He did not, मतलब he refused to budge an inch. रिफ्यूज टू बज, बज का मतलब होता है मूव करना किसी चीज को, मतलब वो टस से मस नहीं हुए जो हम हिंदी में कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं टू बज एन इंच. मतलब उन्होंने जो है there is no point reasoning with my sister because she won't budge an inch if she makes up her mind about something. So budge an inch का मतलब टस से मस नहीं होना, या आप कह सकते हो कि अपना जो ओपिनियन है, वो जो सेट ओपिनियन है, उसे किसी भी कीमत पे चेंज नहीं करना. तो उसके फादर ने नहीं माना. अब आप इसके लिए कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि आई वॉन्टेड टू गो आउट टू प्ले बट माई मदर सेड नो एंड शी डिड नॉट बज एन इंच. मतलब उन्होंने एक बार मना कर दिया तो उसके बाद उन्होंने ठान ही लिया कि अब इसको भेजना ही नहीं है घर के बाहर. सेकेंड है as luck would have it,
It was Jerry who was chosen for the play, as luck would have it. इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? As luck would have it का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी थी. As luck would have it मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी थी इसलिए जेरी जो है उसको प्ले के लिए चूज किया गया था. अब इसके लिए जब हम सेंटेंस बनाएंगे हम लिख सकते हैं as luck would have it, I was already late and then as luck would have it there was a traffic jam right outside my school. मतलब यहाँ पे मैं एक तो ऑलरेडी लेट हो गया था और किस्मत ही मेरी ऐसी थी कि उसी दिन मुझे ट्रैफिक जैम भी मिल गया. सो किस्मत ही मेरी ऐसी थी, एज लक वुड हैव इट मतलब किस्मत जो आपके साथ कभी कभी मजाक करती है हम उसकी बात कर रहे हैं. द किंग वाज सेड टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड. हिज सब्जेक्ट्स न्यू दैट ही ऑलवेज केप्ट देयर वेलबीइंग इन माइंड. टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब बिल्कुल नहीं है कि भगवान ने जो है सोने का दिल आपके अंदर फिट कर दिया है. इसका मतलब होता है यू हैव अ वेरी जेनरस हार्ट. मतलब आपका दिल बहुत उदार है, आप सब लोगों के लिए बहुत कुछ सोचते हो, आपके अंदर सेल्फलेसनेस नहीं है. मतलब सेल्फलेसनेस है, सेल्फिश नहीं हो आप. ओके इसके लिए आप कुछ भी बना सकते हो लाइक माई मदर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड और यू नो महात्मा गांधी हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मदर टेरेसा हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. Sunanda always goes out of her way to help her classmates. She really has a heart of gold. मतलब जो आपकी क्लासमेट है let's say सुनंदा, वो हमेशा out of the way जाके मतलब पूरी कोशिश करती है अपने क्लासमेट्स को हेल्प करने की. She has a heart of gold. Next is they decided that a game of dumb charades would be a good way to break the ice and to get everyone to talk to each other. Break the ice का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपने लिया एक कुल्हाड़ी या आपने कुछ लिया और आपने लगे आइस के ऊपर मारने. Break the ice का मतलब होता है किसी से बात इनिशिएट करना. किसी से जैसे सपोज यू मेट अ स्ट्रेंजर, आप दोनों एक रूम में हो एंड नाउ इट देयर इज लाइक एन अनकंफर्टेबल साइलेंस. नाउ somebody will have to break the ice मतलब somebody will have to start talking to the other person. So initiate करना conversation. तो इसके लिए आप कह सकते हो I tried breaking the ice with a joke at Rama's birthday party and everyone cracked up. सो रामा की बर्थडे पार्टी में सब लोग साइलेंटली बैठे हुए थे तो मैंने क्या किया, आई ट्राइड टू ब्रेक द आइस मतलब मैंने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए एक जोक मारा और सब लोग हंस पड़े. Meera was sick at heart because she had to leave her family to go away to college. Sick at heart का मतलब होता है when you are really upset about something, when emotionally आप बहुत ज़्यादा sad हो किसी चीज़ को लेके. तो जब उसको अपनी फैमिली को छोड़ के कॉलेज के लिए किसी दूसरे सिटी में जाना था तो she was sick at heart. Now the something similarly you can say that because of corona all your schools are closed, you feel sick at heart not being able to meet your classmates or your teachers. So I was sick at heart after visiting the orphanage. अब आप ये भी कह सकते हो मैं orphanage गई थी, आप एक अनाथ आश्रम गए थे and you felt sick at heart, you were emotionally, you felt so bad for the people, for the students, I mean for the kids there जिनके parents नहीं हैं. Tej was baffled when Yash shouted at him without rhyme or reason. तेज वॉज बैफिल्ड. बैफिल्ड का मतलब होता है टोटली कंफ्यूज. जैसे आप कभी घर के अंदर जाओ और आपकी मम्मा आपको फुल ऑन डांट दे, आपको यही समझ में नहीं आएगा भाई मैंने किया क्या, क्यों मुझे इस तरीके से डांट पड़ रही है. सो राइम और रीजन का मतलब है बिना मतलब के, ना सर ना पैर, क्यों डांट पड़ रही है आपको नहीं पता. ओके इसका हम क्या बना सकते हैं, अनिल फॉट विद द ड्राइवर विदाउट राइम और रीजन. राइम और रीजन का मतलब होता है विदाउट सर और पैर, मतलब कोई रीजन के बिना, किसी भी मतलब के बिना, बस उसके अंदर कोई गुस्सा था उसने किसी और पे निकाल दिया, उसको बोलते हैं विदाउट राइम और रीजन. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन योर मदर शाउट्स एट यू, यू कैन से कम ऑन मम्मा आई हैव नॉट डन एनीथिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी फॉर, यू नो, विदाउट एनी राइम और रीजन. दैट्स इट. So here we are done with the last part of the last unit of our class 8 Gulmohar book, and on this note we are finished with it. Thank you so much for being with me. अगर आपको सारे वीडियोस पसंद आए हों सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com. नाउ ऑफ कोर्स आपको ये यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे बट देन अगेन यू विल हैव टू सर्च अ लॉट. इंस्टेड what you can do here is you can just go to Magnet Brains की वेबसाइट जहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है. दिस इज देयर ऑन द होम पेज इटसेल्फ. क्लास 8 सेलेक्ट करोगे. क्लास 8 में यू कैन सी हियर इंग्लिश में गुलमोहर. देयर आर वेरियस बुक्स दैट वी हैव कवर्ड इन इंग्लिश, जैसे एंगेजिंग इंग्लिश है, न्यू पैथवेज ऑक्सफोर्ड बुक है, देन ऑफ कोर्स वी हैव NCERT. सो यहाँ पे आप कहाँ जाओगे, गुलमोहर में जाओगे एंड देन यू हैव चैप्टर वाइज वीडियोस स्टार्टिंग विद द सिलेबस ओवरव्यू.
तो आपके पास सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बस बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। कोई डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। This is how your video will appear. Okay? Do not forget to like, share and subscribe. I'll see you very soon with another book. Take care of yourself. Bye-bye.